हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरिजीत सिंह और ये अपना चैनल क्लब आई एस बेस्ट फ्रेंड। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप लोग स्पेशली मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन। ओके, इंसोलेशन देखिए दोस्तों, हम इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए हमारी पृथ्वी है तो इसका संबंध पृथ्वी की सतह से है। ओके, इसकी गणना की जाती है वो पृथ्वी की सतह पर की जाती है, ना कि वायुमंडल में। लेकिन इसको प्रभावित दोस्तों वायुमंडल भी करता है, जो हम अभी देखेंगे बाद में। लेकिन हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सूर्य तप आखिर किसे कहेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर लिखा है दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि पृथ्वी की सतह से इसका संबंध है, तो पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो सूर्य के द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसी ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं दोस्तों। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड आएगा दोस्तों। ओके, क्या? जो ऊर्जा है दोस्तों वो किस रूप में प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। मैं देखिए इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसको नहीं भूलना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ओके, तो इसमें आपको शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी कि लघु तरंग विकिरण को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अब आपकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में सूर्य के द्वारा लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। ओके, इस लघु तरंग विकिरण को ऐड करना भूलना नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके अलग से दिखाया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो सूर्य तप है दोस्तों उसको प्रभावित करने वाले कारकों की। तो सबसे पहला जो कारक है वो सौर स्थिरांक। हम सौर स्थिरांक को सबसे पहले देखते हैं। आखिर सबसे पहले हम बात करते हैं सौर स्थिरांक किसे कहते हैं। तो वायुमंडल की जो हमारी बाह्य परतें हैं दोस्तों, वायुमंडल की बाह्य परतों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी कि वायुमंडल की बाह्य परतों को प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति मिनट जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को सौर स्थिरांक कहते हैं दोस्तों। ओके, अब ये प्रभावित कैसे होता है अब मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ये जैसे कि हमारा सन है। ओके, ये सन है, इसमें एनर्जी कहाँ से बनती है? तो हम लोगों ने अभी बात की थी, इसमें एनर्जी दोस्तों जब दो नवजात हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है तब उससे एनर्जी बनती है, प्लस हीलियम बनता है। यही दोस्तों जो हीलियम होता है ये क्या होता है, सन के ऊपर ऐसे स्पॉट के रूप में जम जाता है। ओके, इस तरह से स्पॉट के रूप में जम जाता है, जो सौर धब्बे के नाम से हम इसे जानते हैं। जब ये जम जाता है दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है, सूरज की सतह के ऊपर आ जाता है। तो इसी की वजह से जो सौर स्थिरांक है वो प्रभावित होता है। और ये कितने समय के अंतराल पर देखने को मिलते हैं? ये 11 से 21 वर्ष के अंतराल पर ये धब्बे आते रहते हैं सूरज के ऊपर। ओके, और इन्हीं स्पॉट के कारण जो सन स्पॉट होते हैं इन्हीं के कारण सौर स्थिरांक होता है उसमें परिवर्तन होता है। ओके, यानी कि ये परिवर्तन अब कितना होता है, तो ये ±2% के बराबर ही कम ज़्यादा होता रहता है। आखिर ये ±2% का मतलब क्या है? कभी कभार सौर स्थिरांक +4% ज़्यादा हो जाता है और कभी कभार -4% कम हो जाता है सौर स्थिरांक के। यानी कि वो इस अमाउंट के बीच में वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। ये डिपेंड करता है कि सन के ऊपर कितने ज़्यादा स्पॉट आए हैं। ओके, तो वो इसके बीच में वो वेरी करता रहता है। लेकिन दोस्तों ये इतना कम होता है अमाउंट, इससे हमारी पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ता घटता है वो ना के समान होता है। ओके, यानी कि ये नगण्य होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो नगण्य के समान होता है, इसीलिए ये तापमान को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी पर। और दोस्तों इसीलिए हम ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है तो हमें इसे बताना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव में दिया रखा है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों की। और देखिए यहाँ पर अब दूसरा जो सूर्य तप को प्रभावित करता है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है वो प्रभावित करती है। आखिर ये कैसे प्रभावित करती है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है और उसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है इस तरह से। ओके, जब ये परिक्रमण कर रही है, लेकिन दोस्तों ये परिक्रमण इस तरह वृत्ताकार पर नहीं कर रही है। ओके,
ये वृत्ताकार मार्ग पर नहीं कर रही है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये किस मार्ग पर परिक्रमण कर रही है? ये दीर्घ वृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल जो वे है हमारी पृथ्वी, उस पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ओके, परिक्रमण कर रही है। तो वो किस तरह से आकृति कुछ आपको देखने को मिलेगी। मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी उसकी कुछ इस तरह से चक्कर लगा रही होगी। तो क्या आता है दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी आती है, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी अब इस तरह से चक्कर लगा रही होगी। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वर्ष में एक समय ऐसा आता है कि वो सूर्य से निकटतम बिंदु पर होती है, ओके। और एक समय ऐसा आता है कि वो सूर्य से अधिकतम बिंदु पर होती है। जब वो निकटतम बिंदु पर होगी तो क्या होगा दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। जब कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो इसके लिए जो ऊर्जा है, सूर्य तप है, वो ज़्यादा प्राप्त होगा, ओके। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब ये दूर है तो इससे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जो सूरज से जो विकिरण आ रहा है उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो पृथ्वी के लिए जो सूर्य तप है वो कम प्राप्त होगा, ओके। आखिर ये कितना कम ज़्यादा प्राप्त होगा, तो दोस्तों ये +6 डिग्री और -6 डिग्री के बीच में वैरी करता रहता है। अब ये देखिए, जब दोस्तों ये निकटतम बिंदु पर होती है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, जब ये निकटतम बिंदु पर होती है तब इसको एक नाम दिया गया है, इसको उपसौर बोलते हैं, ओके। उपसौर, और इंग्लिश में इसको पेरीहिलोन बोलते हैं, ओके। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो सूर्य तप होता है पृथ्वी को, वो +6% ज़्यादा प्राप्त होता है, ओके। कितना ज़्यादा प्राप्त होता है, +6% ज़्यादा प्राप्त होता है। इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम बिंदु पर होती है तब उस कंडीशन को अपसौर के नाम से जानते हैं, या इसको इंग्लिश में एपीहिलोन बोलते हैं दोस्तों। और इस कंडीशन में पृथ्वी को जो सौर तप प्राप्त होता है वो -6% कम प्राप्त होता है, ओके। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आखिर एक कौन सा वर्ष का समय होता है, कौन सा महीना होता है जिस समय पृथ्वी अधिकतम बिंदु पर होती है, और कौन सा ऐसा महीना होता है जिस महीने में पृथ्वी निकटतम बिंदु पर होती है। तो दोस्तों जो निकटतम बिंदु वाला है वो जनवरी के समय क्या होता है, पृथ्वी निकटतम बिंदु पर होती है सूर्य से, ओके। यानी कि जनवरी के समय सबसे पास में होती है। और इसी तरह जो जुलाई का महीना होता है दोस्तों, जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और जनवरी में कम दूरी पर होती है। तो दोस्तों जो इस समय जो हमारी जो दोस्तों पृथ्वी है, जनवरी के टाइम में सूर्य तप सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, ओके। जो सूर्य तप है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त कब होता है, जनवरी में होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी का तापमान होता है वो जनवरी में सर्वाधिक नहीं होता है दोस्तों। वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, देखिए बहुत ही यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस होता है और इसी की वजह से लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों हमारी पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप कौन से महीने में प्राप्त होगा, तो वो होगा जनवरी का महीना। लेकिन जनवरी के महीने में आप लोग इस तरह से वो कनेक्ट कर लेते हैं कि अगर सूर्य तप सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को जनवरी के टाइम में, तो तापमान भी सबसे ज़्यादा जनवरी में होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वो आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ओके। और इसी तरह जुलाई का महीना होता है दोस्तों, इस समय पृथ्वी को सबसे कम सूर्य तप प्राप्त होता है, ओके। जो सूर्य तप है वो सबसे कम कब प्राप्त होता है, जुलाई के महीने में, और सर्वाधिक कब प्राप्त होता है, जनवरी के महीने में, ओके। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से। ये देखिए, वैसे हम लोग डायग्राम इस तरह का बनाते हैं लेकिन रियल में डायग्राम इस तरह का नहीं होता है। रियल में डायग्राम है जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह से क्या कर रही है दोस्तों, परिक्रमण कर रही है हमारे सूर्य के चारों ओर। तो देखिए इस स्थिति में जो जनवरी का समय है इस समय पृथ्वी निकटतम बिंदु पर है, और ये देखिए जुलाई का महीना है इस समय अधिकतम बिंदु पर है। और आप इसको डेट भी देख सकते हैं, इधर 3 जुलाई है और इधर लगभग में 3 जनवरी है, ओके। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस डायग्राम को हम अभी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। मैं आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो सूर्य तप है उसको अन्य कारण भी है जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि कुछ क्रियाएं वायुमंडल से संबंधित हैं जो सूर्य ताप को प्रभावित करती हैं, ओके। वो हम देखते हैं। इसमें पहला आता है दोस्तों परावर्तन, स्कैटरिंग, ओके।
हम अब देखते हैं परावर्तन के बारे में। आखिर ये परावर्तन है दोस्तों, ये कैसे सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ओके। ये पृथ्वी की सतह है, ओके। क्या है? पृथ्वी की सतह है। अब सतह के ऊपर दोस्तों वायुमंडल भी पाया जाता है। चलिए हम लोग वायुमंडल भी यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ओके। और मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पर सूर्य तप निकालना है, ओके। इस पॉइंट पर क्या है? सूर्य तप निकालना है। अब मान लेते हैं दोस्तों सुबह का टाइम है। सुबह के समय सूरज यहाँ पर है, ओके। सूरज कहाँ पर होता है? नीचे आपको कुछ देखने को मिलेगा, सूर्य यहाँ पर होता है। और दोपहर के टाइम पर आप देखेंगे कि जो सूर्य होगा दोस्तों वो कहाँ पर होगा? लगभग में यहाँ पर होगा, ओके। सूर्य लगभग में हमारे सिर के ऊपर होता है। और इसी तरह जब शाम का वक्त आएगा तो सूर्य थोड़ा नीचे आ जाता है। आप देखेंगे सूर्य कुछ डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए सूर्य से क्या आती हैं दोस्तों? किरणें आती हैं। अब सूर्य से किरणें आ रही हैं तो वो इस तरह से आ रही हैं दोस्तों, इस पॉइंट पर, ओके। अब देखिए, और यहाँ से जब आ रही हैं, दोपहर का टाइम है, लगभग में 12-1 बजे का टाइम, तब यहाँ से किरणें इस तरह से आ रही हैं। और शाम का वक्त है तब किरणें इस तरह से आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल में किस तरह से जो सूर्य तप होता है वो प्रभावित होता है दोस्तों। आप देखिए जो हमारा वायुमंडल है उसमें से जो विकिरण है दोस्तों वो जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी उसका परावर्तन उतना ज़्यादा होगा। ये देखिए यहाँ पर विशेष बात, जो हमारी किरण है दोस्तों सुबह के टाइम पर उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल के अंदर जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है तो हमारा वायुमंडल क्या करता है? जो सौर विकिरण होता है उसमें दो चीज़ें करता है। एक उसका परावर्तन करता है और दूसरा क्या करता है? अवशोषण करता है। हमारे जो वायुमंडल है वो विकिरण को अवशोषित भी करता है, अवशोषित करता है, ओके। अब यहाँ पर जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है तो इस विकिरण का क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परावर्तन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? अवशोषण होगा, ओके। तो इसी समय सुबह का टेम्परेचर होता है वो आप देखेंगे कम होता है। और इसी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इस समय जो सूर्य तप है दोस्तों वो कम प्राप्त हो रहा है इस सतह को। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो इस समय यहाँ पर सुबह है दोस्तों, तो सुबह है वहाँ पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है। सूर्य तप कम प्राप्त होता है इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम है, ओके। लेकिन जो दोपहर का टाइम है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोपहर के टाइम में सूरज होता है वो एकदम सिर के ऊपर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको दूरी कम तय करनी पड़ रही है वायुमंडल के अंदर। जब वायुमंडल के अंदर उसे दूरी कम तय करनी पड़ रही है तब क्या होगा? इसका परावर्तन कम होगा, जो विकिरण होगी उसका परावर्तन कम होगा। और विकिरण का जो विकिरण होगा दोस्तों उसका अवशोषण भी कम होगा। इससे क्या होगा? हमारे इस सतह पर जो सूर्य तप है वो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा, ओके। ज़्यादा प्राप्त होगा तो इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसीलिए दोपहर में तापमान होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। आपने महसूस किया होगा सुबह ठंडा मौसम होता है और दोपहर तक मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। और इसी तरह जब शाम का वक्त आता है दोस्तों तब क्या होता है? इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ये दूरी है वायुमंडल में ज़्यादा हो गई है, यानी कि विकिरण को फिर से ये दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है वायुमंडल के अंदर। जब वायुमंडल के अंदर ये दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है तो फिर से परावर्तन और अवशोषण का दर होता है वो बढ़ जाता है। जब परावर्तन और अवशोषण का दर बढ़ जाता है इससे जो सूर्य तप होता है वो इस स्थान को कम प्राप्त होता है। जब सूर्य तप कम प्राप्त होगा तो तापमान फिर से कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शाम का वक्त होता है फिर से टेम्परेचर कम होने लगता है, ओके। तो इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिससे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर करता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ओके। ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इसके ऊपर ये वायुमंडल है, मान लेते हैं ये इस तरह से ये वायुमंडल है, ओके। अब मानते हैं एक स्थिति है जब सूर्य मॉर्निंग के टाइम पर है, ओके। और एक स्थिति है जब दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। और एक टाइम है जो शाम का, इवनिंग का टाइम है, ओके। और यहाँ पर हमें मान लेते हैं हमें सूर्य तप निकालना है, ओके। तो इस स्थिति में देखिए हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वो इस तरह से आएगी और सूर्य पर यहाँ पर जो विकिरण होगा वो इस तरह से आएगा और इधर इस तरह से आएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी दोस्तों, जो किरण है हमारी और पृथ्वी है इसके बीच में एक कोड बन रहा है, ओके। इसी कोड को नाम दिया गया है आपतन कोड, ओके। क्या?
आपतन कोण क्या है तो आप बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन। जो सौर किरण होती है और पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ से मॉर्निंग से हम जा रहे हैं आफ्टरनून के इधर, यानी कि सुबह से दोपहर की ओर जा रहे हैं, तो आपतन कोण बढ़ता जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 बजे के टाइम पर कुछ किरण होगी वो इस तरह से गिरेगी, तो ये आपतन कोण क्या हो गया, बढ़ गया ना। अब ये देखिए दोपहर के टाइम पर और बढ़ गया ना, अब लगभग में 90 डिग्री के पास में दोपहर के समय हो जाता है। तो हमने देखा था जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, तो हमने देखा है जो सौर विकिरण है उसको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे इसका जो परावर्तन हो रहा है और अवशोषण हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है दोस्तों। ओके, इन दोनों की जो दर है उसमें कमी आ रही है। अब जब इसमें कमी आ रही तो हम एक अनुमान दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है वैसे वैसे जो परावर्तन होता है और प्लस अवशोषण होता है, इसकी दर में कमी आती है, इसकी दर में कमी आती है। ओके, अब यहाँ पर जो दोस्तों तो इसका कैसे संबंध हुआ, जो आपतन कोण होता है दोस्तों उसका परावर्तन और अवशोषण का दर होता है उससे इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है दोस्तों इसका परावर्तन और अवशोषण होता है उससे इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके, कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं इन्वर्स रिलेशन को। अब जैसे जैसे यहाँ पर आपतन कोण बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे जो परावर्तन का दर और अवशोषण का दर है वो कम होता जाएगा। ओके, यानी कि दोपहर के समय परावर्तन और अवशोषण होता है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया दोस्तों परावर्तन। परावर्तन होता है दोस्तों, इसका संबंध होता है तरंग दैर्घ्य से। जो तरंगे होती हैं उसमें तरंग दैर्घ्य पाई जाती है दोस्तों, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी उसका परावर्तन उतना कम होगा। यानी कि जो परावर्तन होता है दोस्तों उसका भी इन्वर्स रिलेशन होता है तरंग दैर्घ्य से। ओके, यानी कि जिस भी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका परावर्तन सबसे कम होगा। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी पाई जाती है, जो लाल रंग होता है दोस्तों, रेड होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका परावर्तन सबसे कम होता है। लाल रंग का परावर्तन सबसे कम होता है। तो इस समय क्या होता है दोस्तों, सिर्फ हमने देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम पर एकदम सुबह सुबह हमें सूरज लाल लाल, आसमान लाल लाल दिखाई पड़ता है, हमारा जो वायुमंडल है वो कुछ लाल लाल दिखाई पड़ता है। और शाम के समय भी हमने देखा होगा कि हमें आसमान कुछ लाल लाल दिखाई पड़ता है। वो लाल लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है, जो लाल किरण होती है दोस्तों, उसका परावर्तन सबसे कम होता है। परावर्तन कम क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है वो दोस्तों ज़्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका परावर्तन कम होता है। ओके, तो इससे आपको एक देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि हमें मॉर्निंग में हमारा आसमान है वो लाल क्यों दिखाई देता है, हमारा जो सूरज है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। इसी तरह शाम को हमारा सूरज है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। आप देखिए किन रंगों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पर इससे आप देख सकते हैं जो विबग्योर है उसके हिसाब से, तो ये सारे तरंग दिए रख वो सॉरी किरणें दिए रखी हैं जिनमें ये कलर पाए जाते हैं, जैसे कि वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, और फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी जो तरंग दैर्घ्य है दोस्तों वो बढ़ती जा रही है। यानी कि जो वॉयलेट है दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य होगी वो सबसे कम होगी, और लाल रंग है दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि जो वॉयलेट है दोस्तों इसका परावर्तन बहुत ही आसानी से हो जाता है हमारे वायुमंडल के द्वारा। ओके, और रंग जो लाल रंग है दोस्तों, रेड कलर है, इसका परावर्तन बहुत ही कठिन होता है, तो इसीलिए ये लाल रंग होता है, ये इसका परावर्तन नहीं होता है, इसलिए दूर से दिखाई दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो ट्रैफिक लाइट होता है उसमें हम लाल कलर का यूज करते हैं खतरे के लिए, क्योंकि ये बहुत दूर से दिखाई पड़ जाता है, इसका परावर्तन नहीं होता है, इसीलिए लाल लाइट होती है वो बहुत दूर से दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से उसका परावर्तन कम होता है दोस्तों। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किन कलरों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किन का परावर्तन ज़्यादा होता है, तो आप इससे बता सकते हैं सबसे ज़्यादा जो परावर्तन होगा वो वायलेट का होगा, फिर इंडिगो का होगा, ब्लू का होगा, फिर ग्रीन का होगा, येलो का होगा, फिर ऑरेंज का होगा, और सबसे कम रेड का होगा। ओके, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आप जब मॉर्निंग में देखेंगे सबसे सुबह सुबह जिसे हम भोर बोलते हैं दोस्तों, उस वक्त आसमान होता है वो कुछ
लाल रंग का दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद में लाल और ऑरेंज रंग का दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे सूरज थोड़ा और ऊपर जाता है तो इन 3 कलर में दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो ये सारे कलर हमें दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। ओके, इसीलिए जो दोपहर का वक्त होता है दोस्तों, उस वक्त आसमान आप देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। ओके, कुछ कुछ नीला दिखाई देगा। ओके, वो इसी कारण होता है क्योंकि दोपहर के टाइम में हमारी जो सौर किरण होती है उसको वायुमंडल की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से उसका परावर्तन कम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने दिखाया है कि जो यहाँ पर जो आपतन कोण के बारे में और उसके संबंध के बारे में, तो आप इससे समझ गए होंगे कि परावर्तन कैसे होता है और ये सूर्य तप को कैसे प्रभावित करता है। ओके, यानी कि हमने एक टॉपिक था उसको कवर कर लिया। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं आपतन कोण। ओके, जो अभी हमने बताया था आपतन कोण क्या है, पृथ्वी की सतह और सौर विकिरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ओके, अब आपतन कोण सूर्य तप को कैसे प्रभावित करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है लैटिट्यूडनल सिचुएशन। तो दोस्तों जो लैटिट्यूडनल सिचुएशन है वो सूर्य तप को कैसे प्रभावित करती है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे ये हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, अब इसके बीच में जो रेखा ये गुजरती है 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी तरह दोस्तों क्या है दोस्तों, एक यहाँ पर एक रेखा गुजरती है और इसी तरह एक नीचे रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री पर हमने एक रेखा खींच दी। ओके, और इधर भी एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींच दी। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं एक 60 डिग्री एक अक्षांशीय रेखा हमने खींच दी यहाँ पर। इसी तरह हमने यहाँ पर भी एक अक्षांशीय रेखा 60 डिग्री खींच दी, और यहाँ पर जो है दोस्तों वो 90 डिग्री पाई जाती है, और ऊपर भी 90 डिग्री पाई जाती है दोस्तों। और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, और जो दोस्तों नॉर्थ के इधर जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, इसको एक नाम से जानते हैं कर्क रेखा। ओके, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ओके, क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा। और इंग्लिश में कर्क रेखा को कैंसर के नाम से जाना जाता है, और जो मकर रेखा है उसको कैप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसके इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रख लेने हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो अक्षांशीय स्थिति है वो सूर्य तप को कैसे प्रभावित करती है। हमारा जो सूर्य होता है वो लगभग में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है, और विषुवत रेखा पर वो वर्ष भर लगभग में लंबवत रहता है। यानी कि यहाँ से उसकी जो किरणें आती हैं वो यहाँ पर तो लंबवत होती हैं, और हम जानते हैं जहाँ पर लंबवत होंगी दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा था, जहाँ पर लंबवत होंगी वहाँ पर उसको जो सूर्य की किरणें होंगी वहाँ पर वायुमंडल कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसका परावर्तन और अवशोषण कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जो तिरछे ये किरणें हैं ये इस तरह से तिरछी होने लगती हैं। जब ये तिरछी होने लगती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो ध्रुवों पर जो किरणें जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर परावर्तन और अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ध्रुवों के पास में दोस्तों सूर्य तप सबसे कम प्राप्त होता है। ओके, जो सूर्य तप है वो ध्रुवों के पास सबसे कम प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तापमान कम होता है, और इसी तापमान के कम होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ जमी होने का कारण क्या है, यही है, सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वर्ष भर, तो तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर सूर्य तप सबसे कम प्राप्त होता है। क्यों सूर्य तप सबसे कम प्राप्त क्यों होता है ध्रुवों के पास में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो सौर विकिरण होती है उसका परावर्तन और अवशोषण ज़्यादा होता है, इसीलिए तापमान कम रहता है। तापमान कम रहता है इसीलिए ध्रुवों पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर दोस्तों बर्फ़ क्यों जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है दोस्तों। ओके, तो यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य तप हमें कम प्राप्त होता है। ओके, तो यानी कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो सूर्य तप की मात्रा में कमी आती है। सूर्य तप की मात्रा में कमी आती है इसीलिए तापमान में भी कमी आती है। ओके, तो आप इस सिचुएशन को समझ गए होंगे कि हमारी जो लैटिट्यूडनल अक्षांशीय स्थिति है वो कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती है। ओके, तो आपका एक पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं जो सूर्य तप है इसको कौन प्रभावित करता है दोस्तों, पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, इस कारण भी सूर्य तप है वो प्रभावित होता है। अब देखिए वो कैसे प्रभावित होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। ओके, ये मान लेते हैं दोस्तों ये 0 डिग्री की रेखा है, और ये 0 डिग्री की रेखा है जिसको अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ओके,
और इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अगर नॉर्थ में हम एक 23.5 डिग्री की रेखा खींचते हैं दोस्तों, 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं, और इधर भी एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं। ओके, जब हमने ये दो रेखाएं खींच दी, अब देखिए जो हमारा सूर्य है दोस्तों, उसका उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है टाइम के साथ। वर्ष में एक बार वो जो कर्क रेखा है उस पर लंबवत होता है, और एक बार मकर रेखा पर लंबवत होता है, और विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। एक समय मान लेते हैं मार्च का समय है और सूर्य यहाँ पर है, तो एक समय क्या होता है दोस्तों, ये नॉर्थ की इधर चला जाता है, एक समय ऐसा आता है ये साउथ की इधर चला जाता है। ओके, जब नॉर्थ की इधर आता है तो अधिकतम वो यहाँ तक ही आता है। ओके, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाता है, और इसी तरह वो इससे आगे नहीं जाता है। और कभी भी दोस्तों हमारा सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण में नहीं जाता है, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन इस स्थिति को उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ, इसीलिए कुछ वर्ड का यूज कर ले रहा हूँ। लेकिन आगे जब आप देखेंगे अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा हमारा सूर्य है वो उत्तर दक्षिण में नहीं जाता है। ओके, तो जब पहली कंडीशन है दोस्तों, तो यहाँ पर है लगभग में कर्क रेखा पर लंबवत है। अब आप देख सकते हैं पहली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ओके, तो विषुवत रेखा पर है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों किरणें कैसी हैं, लंबवत हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जहाँ पर किरणें लंबवत होती हैं वहाँ पर सूर्य तब सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ओके, अब दूसरी स्थिति आई, तब सूर्य होता है जब यहाँ पर होता है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत होती हैं, इस किरण पर, इस रेखा पर। ओके, और इसी तरह जो तीसरी कंडीशन है आप देख सकते हैं, इसमें किरणें होती हैं वो यहाँ पर लंबवत होती हैं 23.5 डिग्री पर। ये 3 कंडीशन है। ओके, पहली कंडीशन में क्या हुआ, मान लेते हैं ये मार्च का समय है। ओके, मार्च में जो हमारा सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत है। कौन से टाइम, मार्च के टाइम। ओके, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मार्च का टाइम है दोस्तों, मार्च से ये अब नॉर्थ की इधर जा रहे हैं, नॉर्थ की इधर जा रहा है, और ये लगभग में जून तक इधर पहुंच जाता है दोस्तों। जब ये जून तक यहाँ पर लंबवत हो जाता है, 21-22 जून के करीब में वो कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है दोस्तों, पहले क्या हुआ, सूर्य इधर गया, फिर बाद में फिर से लौट के आएगा नीचे की ओर। ओके, क्योंकि वो और ऊपर इससे नहीं जाता है। जब वो नीचे की ओर लौट के आएगा तो फिर से यहाँ पर एक टाइम आएगा जिसे हम सितंबर के समय, ये दोस्तों सितंबर के समय फिर से क्या होगा, विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। ओके, फिर दोस्तों ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर लगभग में दिसंबर के टाइम पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर के टाइम पर एक जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर लंबवत होगा। ओके, और जहाँ पर सूरज लंबवत होता है वहाँ पर सूर्य तप सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर एक विशेष बात देख सकते हैं, और हम यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी, हमने इसे 23.5 डिग्री की रेखा, कर्क रेखा हमें 23.5 डिग्री पर ही क्यों मानी, हमने इसे 24 डिग्री या फिर इससे पहले 20 डिग्री 21 डिग्री पर क्यों नहीं मानी, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो अधिकतम इसी बिंदु तक, इसी रेखा तक आता है, इसके बाद नहीं आता है, इसके बाद फिर से वो लौट जाता है, पीछे लौट जाता है। और हमने इसी तरह यहाँ पर ये रेखा ली है क्योंकि हमारा जो सूर्य है इससे आगे नहीं जा रहा है। ओके, इसलिए हमने ये रेखा ली है। ओके, उत्तरायण दक्षिणायन के समय सूर्य इसकी स्थिति इससे ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए हमने 23.5 डिग्री पर ही लिया। ओके, आप यहाँ पर देखिए जून के समय दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जून का समय है दोस्तों। इस समय सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा। ओके, कहाँ पर, कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप होगा, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसी तरह मार्च का समय आया दोस्तों, मार्च के समय में सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा सूर्य तप जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है आसपास का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो मार्च के समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, विषुवत रेखा के पास में। और इसी तरह जब सितंबर का समय होगा तो सितंबर के समय भी सूर्य तप सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो किरणें हैं वो लंबवत हैं। और इसी तरह दिसंबर का जब समय होगा, दिसंबर के समय सूर्य होगा वहाँ पर कर्क रेखा पर लंबवत होगा, और यहाँ पर जो किरणें होंगी वो लंबवत पड़ेंगी। जब लंबवत पड़ेंगे तो यहाँ पर सूर्य तप सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। तो मकर रेखा जो दिसंबर के समय मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है।
अब हमने एक बात दोस्तों पहले भी बात की थी, जो आपको अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे कि जो हमारा दोस्तों ये है, जो इस तरफ जो साउथ का रीजन है, यहाँ पर जलीय क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि महासागर इधर ज़्यादा हैं, जो जलीय क्षेत्र है वो इस तरफ ज़्यादा है। ओके, और जो नॉर्थ का क्षेत्र है दोस्तों, इस तरफ स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, यानी कि स्थल खंड ज़्यादा है, महाद्वीप ज़्यादा है। इसीलिए जो दोस्तों तापमान होता है, और जनवरी के टाइम पर कहाँ पर होता है सूरज, लगभग में यहाँ पर होता है जनवरी के टाइम पर। ओके, तो जनवरी के टाइम पर हमारी हमने बात की थी, जो हमारी पृथ्वी होती है सूर्य से सबसे निकट होती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य तब सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन तापमान कम क्यों होता है, टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर कम इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इधर जलीय क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं जो जलीय क्षेत्र होता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। अगर आप समुद्र के पास में रहते हैं तो वहाँ पर तापमान गर्मियों के समय भी कम पाया जाता है स्थल की अपेक्षा। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी जो जल होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा 5 गुना ज़्यादा होती है किससे, स्थलीय खंड से। ओके, इसीलिए ऐसा होता है। और इसी तरह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है पृथ्वी का, किस महीने में होता है, तो दोस्तों वो महीना होता है जून का। तो लगभग में जून का महीना होता है जब सबसे ज़्यादा तापमान होता है, क्योंकि वो इस यहाँ पर होता है और इधर क्या है, स्थलखंड ज़्यादा है, तो इसीलिए तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो जून के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, हम लोगों ने महसूस भी किया होगा। मई जून के महीने में गर्मी सबसे ज़्यादा हम लोगों को लगती है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर हो जाएगी। जब सूर्य देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मार्च का समय हुआ, तो मार्च से जब जून का समय हुआ, हम लोग जानते हैं हमारा जो भारत है दोस्तों, वो लगभग में कर्क रेखा है दोस्तों, वो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर के गुजरती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मान लेते हैं ये भारत है, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। तो जून के समय हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि हमारा सूरज यहाँ पर लंबवत है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसीलिए हमारे यहाँ मई जून के समय बहुत ही गर्मी पड़ती है। और इसी तरह दोस्तों दिसंबर में जब सूर्य इधर होता है, तब हमारी जो सूर्य जब इधर होता है दोस्तों, तो यहाँ पर किरणें ऐसी तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर सूर्य तब कम होता है, इसीलिए यहाँ पर तापमान कम होता है। तो इसीलिए दिसंबर जनवरी के समय हमारे यहाँ तापमान कम होता है। तो इसी समय यहाँ पर कौन सा मौसम होता है, हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होता है। ओके, जब हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होता है, तो उसी समय जो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि साउथ में, जैसे कि साउथ में यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होता है तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। ओके, गर्मी का मौसम होता है। इसी तरह जब हमारे इधर दोस्तों गर्मी का मौसम होता है, जब हमारे इधर गर्मी का मौसम होता है, तो इस तरफ ठंडी का मौसम होता है, यानी कि इधर ठंड पड़ती है, इधर ठंड का मौसम होता है। ओके, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आपके एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, आखिर ये सूर्य है, इसका उत्तरायण दक्षिणायन कैसे हो रहा है, ये नॉर्थ की इधर और साउथ की इधर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है दोस्तों, इसका कारण है हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, नंबर 1 हमारी जो पृथ्वी है वो अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर एक तो झुकी हुई है, और जो नंबर 2 है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो परिक्रमण कर रही है। ओके, क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। तो इन्हीं दो के कारण जो है दोस्तों ये स्थिति आती है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है ना दोस्तों, इसी कारण आती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ कि हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है और क्या कैसे हो रहा है। ओके, तो ये हमारी पृथ्वी है इस तरह से क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ओके, और देखिए हमारी जो पृथ्वी भी है वो भी देखिए इस तरह से टिल्टेड है, कितने 23.5 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, अपने अक्ष पर टिल्टेड है कितने 23.5 डिग्री पर। तो आप यहाँ से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो पहली स्थिति है दोस्तों, जब यहाँ पर जो ये दोनों स्थिति हैं, अब मैं आपको यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। मान लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है और ये फोर्थ कंडीशन है। ओके, ये 4 कंडीशन है। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है, इस समय क्या होता है दोस्तों, जो सूरज होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ओके, किस पर, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो आप समझ सकते हैं विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ओके, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। जब
जो सूरज की किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, तो इस स्थिति को इक्विनॉक्स बोलते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ, ये समय कब है दोस्तों, ये समय लगभग में होता है दोस्तों मार्च का समय होता है। ओके, ये कब का समय है, मार्च का। अब फिर यहाँ से पृथ्वी इधर आई घूमते घूमते, तो यहाँ पर जब पृथ्वी आती है दोस्तों, तो ये लगभग में समय हो जाता है जून का। ओके, ये जून में लगभग में यहाँ पर आ जाती है। जब जून में यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, तो इस समय किस पर लंबवत होती है, इस समय कर्क रेखा पर लंबवत होती है। और इसी समय हमारे यहाँ दोस्तों क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ओके, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और इसी समय गर्मी का मौसम होता है हमारे यहाँ। फिर से जब ये जून से इधर जाती है, तब यहाँ पर समय आ जाता है सितंबर का। ओके, सितंबर में फिर से एक किस पर लंबवत पड़ती है, इक्वेटर पर फिर से लंबवत होती है। तो फिर तभी पृथ्वी फिर से दोस्तों आगे घूमती हुई जाती है। तब ये स्थिति आती है सितंबर के बाद दिसंबर की, यानी कि दिसंबर में दोस्तों जो सूरज की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे जो पहली कंडीशन है और तीसरी कंडीशन। इस समय जो किरणें होती हैं वो कहाँ पर लंबवत होती हैं, वो इक्वेटर पर 0 डिग्री पर लंबवत होती हैं। और इस समय जब जून का समय होता है, तो जून में कहाँ पर लंबवत होती हैं, कर्क रेखा पर। और इसी तरह आप देख सकते हैं दिसंबर में किस पर लंबवत होती हैं दोस्तों, वो मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। और इस समय हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है दिसंबर में। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है इसलिए क्योंकि हमारा तो दोस्तों देश है वो कर्क रेखा के इधर है। ओके, ना कि मकर रेखा के इधर है। ओके, इसीलिए हमारे इधर ठंडी पड़ती है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। जो ऊपर डायग्राम है वो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी पृथ्वी जो चारों ओर घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो उसका पथ भी दोस्तों सीधा सीधा नहीं है। वो लगभग में 66.5 डिग्री पर ऐसे इस तरह से टिल्टेड है। वैसे ही होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लगभग में ऐसा है। तो ये अपने इस पर घूमी हुई है दोस्तों, परिक्रमण पथ पर भी झुकी हुई है। तो परिक्रमण पथ पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री पर। ओके, और अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है। तो अक्ष भी आपको ध्यान रखना है कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री अपना अक्ष पर झुकी हुई है। और परिक्रमण पथ है उस पर भी दोस्तों टिल्टेड है 66.5 डिग्री। तो आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब देखिए हमारी पृथ्वी का जो रियल डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये टाइमलाइन भी देख सकते हैं। जब हमारी पृथ्वी दोस्तों इस समय देखिए दिसंबर है, दिसंबर में कहाँ पर लंबवत होती है, मकर रेखा पर। और देखिए यहाँ पर ये जून का है, 21 जून के समय कहाँ पर लंबवत होती है दोस्तों, कर्क रेखा पर। और इसी तरह आप ये है, ये इक्विनॉक्स का समय है दोस्तों। ओके, तो एक समय होता है जब 21 मार्च का टाइम आता है, तब कहाँ पर लंबवत होती है, इक्वेटर पर। इसी तरह सितंबर में भी इक्वेटर पर लंबवत होती है। तो आप इसी तरह आप दोस्तों देख सकते हैं जून का समय हमारे यहाँ यानी कि नॉर्थ में समर होती है दोस्तों, और जो साउथ है वहाँ पर विंटर यानी कि ठंडी का मौसम उधर होता है। इसी तरह ये दिसंबर का टाइम है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्थ है वहाँ पर विंटर का समय होता है और साउथ में समर का समय होता है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये डेट ध्यान रखिए, 21 मार्च और 21 दिसंबर, और इसी तरह 21 जून, इधर 23 सितंबर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह ये यहाँ पर 3 जुलाई और 3 जनवरी दिया रखा है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि इस समय क्या होता है, सूर्य सबसे दूर होता है और इस समय क्या होता है, सूर्य सबसे निकट होता है। और ये माइल्स में लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं कितना दूर कितना पास में होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पूरा टॉपिक था वो लगभग में कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने बात की थी हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे परिक्रमा और घूर्णन कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, तापमान बदलता रहता है। इसी कारण आपने देखा होगा समय के साथ में सूर्य तप होता है वो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है, वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। यानी कि हमने देखा था जून में कर्क रेखा के अंदर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है, और इसी तरह जब दोस्तों दिसंबर का समय आता है तो मकर रेखा पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। ओके, तो सूर्य तप को ये भी प्रभावित करते हैं कि पृथ्वी पर इसके वितरण को। और दिन का प्रकार भी होता है दोस्तों, वो भी सूर्य तप को प्रभावित करता है। दिन का प्रकार कैसे सूर्य तप को प्रभावित करता है वो भी हम बात करते हैं दोस्तों। अगर दिन बड़ा होगा दोस्तों, अगर दिन बड़ा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा। जब सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा दोस्तों, तापमान भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हम देखते हैं
कि गर्मियों के समय में दिन बड़ा होता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दिन बड़ा होता है, 5 बजे लगभग में सुबह हो जाती है और शाम को 7:30 बजे लगभग में शाम होती है। ओके, तो दिन बड़ा होता है। इसी तरह आपने ठंडों में महसूस किया होगा, ठंड का समय होता है, उस समय क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है दोस्तों। उस जब दिन छोटा होगा तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा। इस लेकिन कभी कभार दोस्तों ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो ध्रुव होते हैं दोस्तों, जो हमारा पोलर रीजन है, वहाँ पर जो दिन होता है, वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है दोस्तों। वहाँ पर जो दिन होता है वो 6 मंथ का होता है, और यहाँ पर जो ध्रुवों पर दोस्तों 6 मंथ की ही रात होती है। नाइट का टाइम भी 6 महीने का लगभग में होता है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने का दिन होता है, तो वहाँ पर तापमान इतना कम क्यों रहता है। यानी कि यहाँ पर दिन की अवधि है वो बहुत ज़्यादा है, दिन की अवधि ज़्यादा है, तो यहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए। सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान कम क्यों रहता है, और इसी वजह से तापमान कम रहता है, उसमें यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ पर तापमान कम रहने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जो हमारे जैसे इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है दोस्तों। तो हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पर सूर्य होता है वो लगभग में इसी जगह पर रहता है ना, तो यहाँ से किरणें ऐसे तिरछी तिरछी जाती हैं, तो यहाँ पर दिन तो रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो किरणें होती हैं वो तिरछे होने के कारण इनका परावर्तन और अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। जब परावर्तन अवशोषण ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल के द्वारा, तो इसी वजह से यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर दिन ज़्यादा बड़ा होने के कारण भी, दिन की अवधि ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पर तापमान कम रहता है अपेक्षाकृत। इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किरण होती है वो वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करती है, जिससे उसका परावर्तन और अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि ध्रुवीय क्षेत्र में दिन ज़्यादा लंबे होने के कारण भी वहाँ पर तापमान कम क्यों रहता है। ओके, और ध्रुवीय क्षेत्र में दोस्तों लगभग में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये कब होता है, जब हमारा सूर्य, जैसे दोस्तों सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए जब सूर्य इधर होगा, यानी कि कर्क मकर रेखा पर होगा जब सूर्य, तब इस वक्त क्या होगा, इधर रात होगी। ओके, इधर क्या होगी, रात होगी, और इस तरफ जो साउथ पोल है इधर दिन होगा। ओके, और इसी तरह जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो इधर 6 महीने का दिन होगा। ओके, इधर दिन होगा 6 महीने का, और इस तरफ रात होगी 6 महीने की। ओके, इधर रात होगी कितने, 6 महीने की। तो आप समझ गए होंगे, जब उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो इस वजह से पोलर क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर दिन और रात रहती है दोस्तों। ओके, तो 6 महीने का दिन और रात होती है। आप देख सकते हैं नॉर्वे में जाएंगे तो आपको उधर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलेगी। इसी तरह साइबेरिया क्षेत्र है तो वहाँ भी आपको इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों। ओके, तो आपके देखिए बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपतन कोण को कौन कौन डिसाइड करता है, तो हमने ये सारी बातें क्या की थी, क्योंकि आपतन कोण है वो सूर्य तप को प्रभावित करता है, और आपतन कोण को कौन कौन डिसाइड करता है, लैटिट्यूडनल सिचुएशन होती है वो आपतन कोण को डिसाइड करती है। इसी तरह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और परिक्रमण कर रही है, तो उससे भी आपतन कोण हमेशा चेंज होता रहता है, पूरे साल चेंज होता रहता है। ओके, इसी तरह जो दिन की अवधि होती है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है इसको। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैंने एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बीच में पूछा भी था, उसका जवाब दे भी चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे दोस्तों। हमारी पृथ्वी जनवरी के टाइम में सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, फिर भी यहाँ पर तापमान, औसत तापमान इस महीने का कम क्यों होता है, क्योंकि इस समय जो हमारी पृथ्वी होती है वो कहाँ पर लंबवत होती है, मकर रेखा पर। यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उधर सूर्य होता है। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, जलीय भाग ज़्यादा पाया जाता है। जलीय भाग ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ पर तापमान कम होता है, और अधिकांश तापमान, जो औसत तापमान जिस महीने का होता है वो जून है, यानी कि जून महीने में औसत तापमान ज़्यादा होता है पृथ्वी का दोस्तों। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी वीडियो नेक्स्ट दिन को दोस्तों 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप जा करके देख सकते हैं। यानी कि इसका जो
14 पार्ट होगा वो जा कर के आप कल 10 बजे देख सकते हैं दोस्तों। ओके।